नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। किस अर्थशास्त्री ने उत्पादन समाप्ति प्रमेय के संबंध में अपने विचार दिए? पूछा गया है क्वेश्चन में। ए नंबर ऑप्शन है हैरट डोमर से, बी मार्शल से, सी एपी लर्नर से और डी कोई नहीं। तो उत्पादन प्रमेय संबंध जो है वह प्रोफेसर यूलर द्वारा दिया गया था। उत्पादन समाप्ति प्रमेय का जो संबंध है वह प्रोफेसर यूलर से है, इसलिए ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो डी हो जाएगा आंसर। एक का सही आंसर डी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है उत्पत्ति ह्रास नियम से, परिवर्तनशील अनुपात से, ए तथा बी दोनों से, पैमाने के प्रतिफल से। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है वह दीर्घकाल में प्राप्त होता है और दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादक को समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो उत्पादक को जब समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उसमें उत्पादक समस्त उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकता है। जब समस्त उत्पादन के सारे साधन परिवर्तित हो जाते हैं तो उत्पादन का पूरा पैमाना ही परिवर्तित हो जाता है, इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह डी होगा। क्यों? क्योंकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है पैमाने के प्रतिफल से है। और परिवर्तनीय अनुपात का नियम जो है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादक के पास समय कम रहता है, जिसमें उत्पादक कुछ साधन स्थिर रखता है एवं कुछ साधन परिवर्तनशील कर देता है, या कुछ साधन परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे श्रम आदि साधन जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं अल्पकाल में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला, स्लेटस्की समीकरण व्याख्या करता है किसकी? टिकाऊ वस्तुओं की मांग की, टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति की, मूल्य आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की। तो स्लेटस्की समीकरण जो है मूल्य आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की बात करता है। सी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होती है। उपभोग के निकृष्ट वस्तुओं में क्या होता है? धनात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव, शून्य आय प्रभाव, असीमित आय प्रभाव। तो उपभोग के निकृष्ट वस्तुओं में जो है वह ऋणात्मक आय प्रभाव पाया जाता है। बी सही है। अगला, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि मांग की आयलोच क्या होती है? वस्तु विलासिता की श्रेणी में कब आएगी? जब मांग की आयलोच इकाई से अधिक होती है, तब वस्तु क्या होती है? विलासिता की श्रेणी में आती है। मांग की आयलोच इकाई से अधिक होती है तब वस्तु विलासिता की श्रेणी में आएगी। अगर मांग की आयलोच इकाई से कम होगी तब वस्तु खाद्यान्न वस्तुओं की श्रेणी में आएगी या अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में आएगी। इसे जब मांग की लोच इकाई से कम होगी तो इसको कहेंगे लोचदार वस्तु, मांग की लोचदार इकाई कहेंगे। और जब मांग की लोच इकाई से कम होगी तो इसको कहेंगे बेलोचदार मांग। तो इस प्रकार से एक विलासिता की श्रेणी में वस्तु की मांग की लोच आयलोच हो जाएगी इकाई से अधिक। ए ऑप्शन में है, तो ए सही है 6 का। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत 20 रुपये है, मांग की लोच 2.5 है, तो उत्पादक की सीमांत आय क्या होगी? तो कीमत कितनी दी गई है? कीमत P बराबर या AR बराबर कितना दिया गया है? AR या P बराबर 20 दिया गया है और E बराबर कितना दिया गया है? 2.5 दिया गया है। क्या निकालना है? सीमांत आय। सीमांत आय या AR बराबर होता है, AR बराबर MR ब्रैकेट के अंदर E/E-1। तो इसको रख के निकालेंगे जब, ये AR का सूत्र निकला है और क्वेश्चन में हमें MR निकालना है, तो इसको
इस सूत्र को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, MR बराबर AR E -1/E। अब इस तरह से MR AR की जगह AR या P 20 दिया गया है, E दिया गया है 2.5 -1/2.5। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 20 गुणे 1.5/2.5, 20 गुणे 1.5/2.5, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दशमलव। 5 3 15, 5 25, 5 5 4 4 3 12 आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा वह 12 आएगा। 7 नंबर में 12 किस ऑप्शन में दिया गया है? 12 दिया गया है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आयलोच 0 से कम है, इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, 0 से कम है। तो एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आएगी जब मांग की आयलोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। इकाई से अधिक सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो थॉमस मूर ने मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम दिया था, सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन। मांग का नियम है 1 वर्णनात्मक विवरण, 1 गुणात्मक विवरण, सी 1 संकेतात्मक विवरण, डी 1 चयनात्मक विवरण। तो मांग का नियम जो है वह एक गुणात्मक विवरण है। क्यों? क्योंकि मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं कीमत के बीच संबंध बताता है, लेकिन यह बताने का प्रयास नहीं करता है या यह नहीं बताया जाता है कि वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मात्रा की मांग में कितनी वृद्धि होती, इस बात के बारे में मांग का नियम जिक्र नहीं करता है। इसलिए मांग के नियम को गुणात्मक कथन कहा जाता है और मांग की लोच को परिमाणात्मक कथन कहा जाता है। तो यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, मांग का नियम कौन सा कथन है और मांग का लोच कौन सा कथन है। मांग की लोच जो है परिमाण के बारे में या मात्रा के बारे में बताया जाता है, इसलिए मांग की लोच को परिमाणात्मक कथन कहा जाता है। मांग की लोच की श्रेणियाँ जो 5 हैं और 0 से 1 के बीच मांग की लोच का मान आता है। अगला क्वेश्चन है जो वह है 11 नंबर क्वेश्चन। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन 0 होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, कैसा रहेगा? तो सीमांत उत्पादन, तो इसमें संबंध को एक आरेख की सहायता से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जो टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की बात के बारे में बताएगा। तो यह आरेख बना के देखते हैं हम लोग। यह हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, और यह हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है ऋणात्मक हो जाता है और यह हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन जब धनात्मक है तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है धनात्मक है, यहाँ तक धनात्मक है, तो कुल उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है कुल उत्पादन, ऐसा कहा जा सकता है। बढ़ रहा है कुल उत्पादन, बढ़ रहा है। किस ऑप्शन में हो जाएगा? सी ऑप्शन में हो जाएगा। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन ऋणात्मक है तो टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यह आरेख उत्पादन में 3 संबंध या तीनों में टीपी, एपी, एमपी में 3 चरणों की बात करता है। 3 संबंध, 1 2 सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अवस्था की बात करता है। अगला क्वेश्चन जो है तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र
कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, आयातित अतिपरवलय होता है, सीधी रेखा होता है, वृत्ताकार होता है। तो एक फर्म का औसत स्थिर लागत जो है, फर्म का औसत स्थिर लागत AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है वह होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का AFC, जिसके x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा y अक्ष पर लागत को दिखाया गया है। यह वक्र बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, जैसे जैसे उत्पादन यहाँ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, औसत स्थिर लागत कम होती जा रही है। पहले औसत स्थिर लागत यह थी, उत्पादन बढ़ के इतना हुआ, औसत स्थिर लागत क्या हो गई, घटती जा रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे औसत लागत क्या हो रही है, घटती जाती है, कम होती जाती है। यही कारण है कि औसत स्थिर लागत जो है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना कभी अक्षों को छूता है। तो यह अवसर स्थिर लागत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। औसत स्थिर लागत आयताकार अतिपरवलय होता है और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ यह क्या होती है, AFC घटती जाती है। तो आयताकार अतिपरवलय बी ऑप्शन सही है। अगला, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक शुम्पीटर, हार्ले, क्लार्क कोई नहीं। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक शुम्पीटर को माना जाता है। 13 ये सही है। लाभ के कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत JB क्लार्क द्वारा दिया गया, लाभ का अनिश्चितता वाहन सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया, लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत JK मेहता द्वारा दिया गया, लाभ का लगान सिद्धांत प्रोफेसर वाकर ने दिया, लाभ का अचंभा या संभावित विस्मय सिद्धांत जो है साइकिल द्वारा दिया गया, और लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत प्रोफेसर हाले द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दिया गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है आय स्तर पर, लाभ स्तर पर, पूंजी की सीमांत कुशलता पर। तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है ब्याज पर निर्भर करती है, और ब्याज ऑप्शन में दिया नहीं है, तो D सही हो जाएगा। अगला, ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत विकसित किया गया किसके द्वारा? केन्स, बाम्बावर्क, फिशर, बिक्सेल। तो ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर द्वारा दिया गया है। ब्याज के अगर अन्य सिद्धांतों की बात की जाए तो प्रोफेसर बिक्सेल ने ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत दिया, प्रोफेसर किन्स ने ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत दिया, प्रोफेसर सीनियर ने ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत दिया, प्रोफेसर बावर्क ने ऑस्ट्रियन ब्याज का सिद्धांत दिया, जिसी को ब्याज का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया था, और ब्याज का आधुनिक सिद्धांत प्रोफेसर हिक्स और हैंसन ने दिया। तो यह ब्याज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है, किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो किफ़ायत के विरोधाभास की अवधारणा जो है वह प्रोफेसर केन्स से संबंधित है। 16 का सही आंसर है A। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, आय निर्धारण सिद्धांत में केन्स का दृष्टिकोण। तो आय निर्धारण सिद्धांत में केन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक है। अगला 18 नंबर, ISLM में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। तो ISLM में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा, LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा। मुद्रा पूर्ति जब बढ़ेगी तो LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा। तो दाईं ओर C ऑप्शन में है, C सही है। अगला, उपभोग एवं बचत फलन निम्नवत दिए गए हैं, तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो उपभोग और क्या दिया गया है, बचत फलन के बारे में दिया गया है। तो उपभोग और बचत फलन अगर दिया गया है तो K बराबर होता है, जब उपभोग फलन दिया गया हो तो 1/1 माइनस MPC गुणक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, MPC। और जब बचत दी गई हो तब K बराबर 1/MPS। MPC और K का सीधा संबंध होता है और MPS तथा K का विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ MPS 0.8 दिया गया है, 0.8 दिया गया है, तो MPS दिया गया है।
तो निकालने के लिए गुणक हमें 1/m/s सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो 1/8 या दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 5 4, तो इसको भाग करेंगे तो 1.25 आंसर आ जाएगा। 5/4, 4 से जब 5 को भाग करेंगे तो 1.25 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि उपभोग फलन C बराबर 100 + 0.8y और विनियोग I बराबर 50 है तो संतुलित आय का स्तर क्या होगा? तो संतुलित आय के स्तर के लिए y बराबर होता है C + I। C दिया गया है, C दिया गया है कितना? C दिया गया है 100 + 0.8y। अब इसको क्या करेंगे, 0.8y को 75 कर देंगे तो y प्लस, या प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -0.8y बराबर 100। आई दिया है 50, इसमें 50 जोड़ देंगे तो यह एक वाई है तो एक वाई से 0.8y निकलेगा तो 0.2y बचेगा। 0.2y बराबर यह हो जाएगा 150। 150 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा? 150/2। तो यह दशमलव हटाएंगे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 1500/2। तो 1500/2 का मतलब हुआ 750। इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 750 आ जाएगा। तो संतुलित आय का स्तर जो है 750 पर यह संतुलन में हो जाएगा। तो 750, ये 7500 है, 750 यही सही हो जाएगा। 750, ये 7050 है। डी सही है, डी कोई नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मुद्रास्फीति की स्थिति में किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को लाभ होता है। ऋणी के अलावा उत्पादक, व्यापारी वर्ग, निवेशक वर्ग, परिवर्तनशील आय समूह वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मुद्रास्फीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मुद्रास्फीति को एक समष्टिभावी चर माना गया है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। स्फीति नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर डालती है और यह क्या होता है, अर्थव्यवस्था को गतिहीनता की तरफ ले जाती है। किससे कहा जाता है मुद्रास्फीति? जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में औसत या सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को सामान्यतः सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई या तेजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति की परिभाषा देते हुए क्या बताया कि मुद्रास्फीति एक आर्थिक मौद्रिक घटना है। किन्स बताते हैं मुद्रास्फीति को पूर्ण रोजगारी घटना मानते हैं। इसके अलावा वकील एवं ब्रह्मानंद ने मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की है। फिलिप्स ने मुद्रास्फीति का खोज सिद्धांत दिया तथा कैनन ने मुद्रास्फीति को लोगों की मुद्रा धारता के ऊपर स्फीति कर के रूप में परिभाषित किया। प्रोफेसर रॉबर्ट मुंडले ने सरकारी व्यय को प्रोत्साहित करने वाला कारक बताया। मुद्रास्फीति मांगजन्य एवं लागतजन्य मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी और जीडीपी अंतर का कारण है आयात एवं निर्यात, सकल विदेशी निवेश, विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर का मुख्य कारण विदेशों से साधन आय है। अगला क्वेश्चन है अनवरत योजना की धारणा के प्रणेता हैं। तो अनवरत योजना की धारणा के प्रणेता जो है गुन्नार मिडल को माना जाता है तथा भारत में अनवरत योजना के लागू करवाने का श्रेय जो है वह प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय जो है 1974 से 1979 तक था, लेकिन जनता पार्टी द्वारा इसे 1978 में 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके अनवरत योजना लागू किया गया।
तो अनवरत योजना 1977-78 में लागू की गई थी। और भारत में इसके जनक लागू करने के प्रणेता जो हैं भारत में, वह लकड़वाला को माना जाता है तथा अनवरत योजना के जो जनक हैं वह गुन्नार मेडल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषणा की गई? तो इस योजना की घोषणा जो है वह 22 जनवरी 2015 को की गई। बी ऑप्शन सही है। अगला 25 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, किस राज्य से पूछ रहा है? तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई थी। कोई नहीं, हरियाणा ही नहीं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। तो निम्न चित्र मांग की किस लोच को प्रदर्शित करता है? तो यदि ईडी बराबर क्या है, ईडी बराबर जब एक्स अक्ष के समांतर हो तब यह हो जाएगा अनंत मांग की लोच। ईडी बराबर जब वाई अक्ष के समांतर हो तो हो जाएगा मांग की लोच 0। ईडी बराबर जब एक से ज़्यादा हो तब हो जाएगा लोचदार मांग की लोच। और ईडी अगर कम है एक से तो बेलोच मांग की लोच। ईडी अगर बराबर है एक के तो पूर्णतः ना इकाई लोचदार हो जाएगी। तो यह 5 श्रेणियां जो हैं मांग की लोच की हैं, जिसको अगर एक आरेख पे दिखाया जाए तो आरेख पे ऐसे दिखाया जा सकता है, 1 2 3 4 5। यहाँ इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। ए बिंदु पर मांग की लोच अनंत हो जाएगी, बी बिंदु पर इकाई से ज़्यादा हो जाएगी, सी बिंदु पर इकाई के बराबर हो जाएगी, डी बिंदु पर इकाई से कम हो जाएगी और ई बिंदु पर 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वह है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने प्रतिपादित किया? था मॉरिस ने जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादित किया। 27 ए सही है। 28, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी? तो सामाजिक लेखांकन की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स द्वारा दी गई थी। 28 सी सही है। 29, राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर दोनों तरीके से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रचलित कीमतें और स्थिर कीमतें, अर्थात डी सही है। 2022 में जारी डाटा के अनुसार स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 91,723 रुपये थी, किसमें? स्थिर मूल्य पर। और अगर प्रचलित मूल्य की बात की जाए तो 1,49,848 रुपये थी। प्रचलित मूल्य पर ज़्यादा थी प्रति व्यक्ति आय और स्थिर मूल्य पर 91,723 रुपया थी। यह भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022 में थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कितने अवधि के लिए की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और NSO का जो नाम है वह 2020 में पड़ा। इसके पहले 2015 और 1950 में NSO के अलग अलग नाम थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो भारत में पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में घोषित की गई थी। और पहली औद्योगिक नीति में ही भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया था। तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसके बाद 1956 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें उद्योगों को
मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया था। पहली जो औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया था। इसके बाद 1977 में औद्योगिक नीति की घोषणा उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा की गई थी, जिसमें 1956 की ही औद्योगिक नीति पर विशेष बल दिया गया था, जिसमें 1977 की औद्योगिक नीति में लघु तथा कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया गया तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कुटीर तथा घरेलू उद्योग जो अधिक मात्रा में स्वरोजगार देते हैं, इसके अलावा अति लघु क्षेत्र की नई धारणा विकसित की गई तथा लघु उद्योग की नई धारणा विकसित की गई थी। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा भी 1977 की औद्योगिक नीति में ही घोषित की गई थी। तो अगर पूछा जाए लघु क्षेत्र की अवधारणा किस औद्योगिक नीति में घोषित की गई, तो 1977 में। अतिलघु की अवधारणा भी 1977 में, जिला उद्योग केंद्र की अवधारणा भी 1977 में और संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा भी 1977 में घोषित की गई थी। इसके बाद 1980 में एक औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें आर्थिक संघवाद पर विशेष फोकस किया गया। फिर 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर फोकस किया गया। 2020 में MSME की नई परिभाषा निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर बनाई गई, जिसमें निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को परिभाषित किया गया, जिसमें सूक्ष्म उद्योग में यदि निवेश 1 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे उद्योग को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा गया। लघु उद्योग में अगर निवेश 10 करोड़ रुपए है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया तथा मध्यम उद्योग में निवेश 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है तो ऐसे उद्योगों को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा गया। तो यह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और यह टर्नओवर हो जाएगा। तो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की अवधारणा दी गई। सूक्ष्म, मीडियम, स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 31 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।